अस्सलाम वालेकुम भाई, तुम लोगों को आवाज़ आ रही है तो मेरी बताओ ज़रा काइंड गलती से। चैट पे आप मुझे बताएं कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है। ठीक है। ठीक है, अभी तो बहुत ही कम लोग कनेक्टेड हैं। स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ मैं, फिर उसके बाद फिर इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे जो चीज़ हमने लास्ट छोड़ी थी, जहाँ पर अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, इस तरह लोग अब कनेक्ट हो ही रहे हैं। अच्छा, मैं ज़रा स्क्रीन शेयर करता हूँ तो फिर आप मुझे बताइएगा कि आपको स्क्रीन मेरी नज़र आ रही है। बस 2-4 सेकंड में आ जानी चाहिए। अब स्क्रीन आप लोगों को क्लियर है आवाज़ के साथ? अच्छा, ठीक है। एक आध 2 मिनट और देखते हैं, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। अभी काफ़ी कम लोग हैं। आवाज़ आप लोगों को क्लियर है? क्योंकि एक साहब कह रहे हैं कि सर थोड़ा आवाज़ क्लियर नहीं है, हो सकता है भाई उनको क्लियर ना हो। ओके।
अच्छा भाई, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। आपको आवाज़ है, क्लियर है मेरी आवाज़? अच्छा, अब देखते हैं भाई कब तक रहता है ये। पता नहीं क्या मसला है भाई ये। कुछ भी कर लो नेट के साथ, ये मेरा कनेक्टिविटी इशू जस्ट चलें ठीक है सर, ये हम शुरू करते हैं फिर और देखते हैं कि कहाँ तक जाता है ये। और अगर कोई क्लास में मसला होगा तो भाई फिर मैं शहजाद से कह के बस कुछ सैटरडे वगैरह की क्लास का करूँगा भाई मैं। क्योंकि फिर इस टाइमिंग में मुझे लगता है कि मेरे यूनिवर्सिटी से क्लास लेना हो नहीं पा रहे हैं, और इंटरनेट में इस टाइम पे कुछ मसला रहता है। तो फिर हमें मजबूरन आगे की 3 जो क्लासें रह गई हैं इसके बाद उसकी टाइमिंग को फिर आगे पीछे करना पड़ेगा कुछ। देखते हैं अभी। अभी कौन कौन है। बहरहाल एनीवेज, लास्ट क्लास भी मैंने कहीं और से जाके ली थी। और एनीवेज, अभी जो भी है। देखो लास्ट हमने ये पढ़ा था कि ये मेरा एक डोमेन कंट्रोल, यानी मेरे मैं आमतौर पे लोकल एरिया नेटवर्क में जो कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं, मतलब जो घर का नेटवर्क होता है उसमें जो कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं वो बेसिकली आप लोग राउटर से कनेक्ट होते हैं और इंटरनेट एक्सेस करते हैं। उसमें आपके लैपटॉप्स भी होते हैं, डेस्कटॉप्स भी होते हैं, आपके स्मार्टफोन्स भी होते हैं। ये पीयर टू पीयर नेटवर्क कहलाता है, जिसको आप वर्क ग्रुप भी कहते हैं, क्योंकि तमाम कंप्यूटर्स जो है वो इक्वल राइट्स पर होते हैं। तमाम कंप्यूटर इक्वल राइट्स पर होते हैं। बार बार मैं चेक करूंगा। अ, मुझे लगता है कि फिर से एक सेकंड होल्ड करें।
मुझे नहीं समझ में आता कि क्या मसला होता है। एनीवेज भाई, अगर शेयरिंग के बाद दोबारा डिस्कनेक्ट हुआ तो सबसे पहला काम तो आप लोग ये करें। आवाज़ आ रही है ना? जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। थैंक यू सर। क्योंकि सर ये कनेक्टिविटी इशू कुछ चल रहा है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये हो क्या रहा है। हालांकि मैंने अपना नेट भी अपग्रेड कराया, लेकिन उसके बाद भी आई डोंट नो। मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन तो ये प्रॉब्लम आती है। आप लोग ये करें भाई कि पहले तो ये ब्लैक बोर्ड पे जाके जो लेक्चर्स का फोल्डर है वहाँ से, अगर आप लोग फ़ोन पे हैं या लैपटॉप डेस्कटॉप जहाँ भी है, लेक्चर्स के फोल्डर से एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का जो लेक्चर है पहले तो उसको डाउनलोड करें और अपनी स्लाइड्स पे वहाँ ओपन करें उसको। ठीक है? क्योंकि अगर तो शेयर करने के बाद मेरे नेट में कोई मसला आता है तो फिर मैं शेयर नहीं करूँगा, मैं स्लाइड्स में से आपको बताऊँगा। शेयर स्लाइड्स आपके पास भी ओपन होंगी और मैं यहाँ अपने पास लोकली ओपन करूँगा उनको। तो फिर हम स्लाइड्स में साथ साथ चलेंगे, बजाय इसके कि मैं वो स्लाइड शेयर करूँ और शेयर करते ही मेरा नेटवर्क ख़राब हो जाए। तो आप पहले तो ये काम करें कि उस लेक्चर को, दो लेक्चर्स मैंने अपलोड किए थे। एक है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का, लेक्चर नंबर 9 है शायद वो, और उसके बाद वाला है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर। इंस्टॉल, ये दोनों लेक्चर्स आप पहले तो डाउनलोड कर लें ज़रा जल्दी से, और उसमें जो पहला वाला है उसको ओपन भी कर लें। ठीक है? क्योंकि मैं एक ये ट्राई और करूँगा शेयर करके। हालांकि मैंने अभी 1 घंटा पहले पूरा टेस्ट किया था ये बाकायदा शेयरिंग के साथ, और 10-15 मिनट चलाया था ये सिर्फ मेक श्योर करने के लिए कि ये चलेगा। लेकिन बहरहाल ऐसा होता है कि एंड टाइम पे जाके कुछ ना कुछ मसला आ जाता है। और हालांकि लास्ट क्लास तो सही हो गई थी, लेकिन वो जगह बहरहाल मैंने कहीं और से की थी क्लास। तो ये काम तो ज़रा आप पहले कर लें। अच्छा, मैं एक ट्राई और कर रहा हूँ। अगर स्टिल डजंट वर्क तो भाई फिर हम यही करेंगे कि मैं अपने पास लोकल वो स्लाइड ओपन करूँगा और मैं फिर आपको उससे समझा दूंगा चीज़ें। लेकिन आपने अपने पास फिर लोकली वो स्लाइड्स ओपन करनी होंगी। ठीक है? अच्छा, तो एक बस एक ट्राई और करते हैं इसकी। अच्छा, तो अभी मैंने फिर से स्क्रीन शेयर की है एक आखिरी ट्राई करने के लिए, क्योंकि जब तक शेयर नहीं करो ये सही चलता है। और मुझे इस पे थोड़ा ट्रबल शूट करना पड़ेगा कि क्या ये मेरे लैपटॉप का मसला है या फिर ये वाकई मेरे इंटरनेट का मसला है। अच्छा, एक चीज़ मैंने और शेयर करनी है।
अच्छा भाई, तो हम ये कर रहे थे कि लास्ट टाइम हमने ये देखा था। चलो भाई आ जाओ भाई। एक सेकंड कर रहा था ये। अरे भाई कहाँ है ये, कुछ ना कुछ मसले चल रहा है इसमें। एक सेकंड। एनीवेज, आवाज आ रही है ना आप लोगों को भी? अरे भाई मैंने म्यूट किया हुआ था इसलिए आवाज नहीं आ रही थी यार। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको भी ओपन कर लूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये अखलास साहब को बड़ी हंसी आ रही है भाई, मोहम्मद अखलास अहमद साहब। भाई ये चीज़ें होती हैं इसमें। ये इस दफ़ा क्लाउड की क्लास में कुछ ज़्यादा हो रही हैं, राउटिंग की क्लास में कभी नहीं होती, क्योंकि वो मैं घर से नहीं लेता। अब कोई भी चीज़ ओपन करो तो ओपन भी नहीं होगी अभी टाइम पे। एनीवेज,
देखो भाई, एक्टिव डायरेक्टरी में हम जो देख रहे थे, मैं क्विकली जो आपको चीज़ें मुझे बताने वाली हैं आज कम से कम वो तो बता दूं कि एक्टिव डायरेक्टरी में हमने देखा था कि जो एक पीयर टू पीयर नेटवर्क वर्क ग्रुप है, और जब उसको डोमेन एनवायरनमेंट में कन्वर्ट करना होता है, फिर हमने एक सर्वर मशीन खरीद के लानी होती है। जब सर्वर मशीन खरीद के लाते हैं, वो एक सर्वर 2016 हो या विंडोज़ का अगर आपने एनवायरनमेंट बनाना है तो ऑब्वियसली वो माइक्रोसॉफ्ट का ही सर्वर होगा। जब आप एक सर्वर मशीन खरीद के लाते हैं तो उस पर फिर आप इंस्टॉल करते हैं एक डेटाबेस जिसको आप कहते हैं एक्टिव डायरेक्टरी। जैसे ही एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल होती है वो सर्वर डोमेन कंट्रोलर में कन्वर्ट हो जाती है, वो डोमेन कंट्रोलर बन जाता है। और जब डोमेन कंट्रोलर बन जाता है तो फिर जैसे ही डोमेन कंट्रोलर बनेगा, अब वो एनवायरनमेंट कहलाएगा डोमेन एनवायरनमेंट, जिसको आप कहेंगे विंडोज डोमेन एनवायरनमेंट या एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एनवायरनमेंट। ठीक है। अच्छा, मुझे मैं कोशिश में हो कि वो स्लाइड ओपन कर दूं। आवाज़ तो अब आ रही है ना आप लोगों को? एक जगह आवाज़ नहीं आ रही, आपको आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है। हाँ ठीक है, आ रही है। ठीक है ठीक है। हम्म। अच्छा, तो अब डोमेन एनवायरनमेंट में जैसी एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल की एक सर्वर पे, जिसको जो एक विंडोज़ का सर्वर है, तो वो बन गया डोमेन कंट्रोलर। ठीक है। जब डोमेन कंट्रोलर आप बना रहे होते हैं तो उस टाइम पे वो आपसे पूछता है कि भाई आपने डोमेन का नाम क्या रखना है। ठीक है। अगर आपने डोमेन का नाम जैसे फॉर एग्जांपल abc.com रखा आपने डोमेन का नाम, अब ये मैंने चीज़ ओपन कर दी है, तो एक सर्वर है जिस पे आपने एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल की, और एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते ही वो डोमेन कंट्रोलर में कन्वर्ट हो जाएगा। जब डोमेन कंट्रोलर बन जाएगा तो फिर बाकी जितने भी कंप्यूटर्स उस नेटवर्क से कनेक्टेड होंगे वो क्लाइंट मशीन्स हैं, उन पे क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ हुआ है। तो आपको और कंप्यूटर्स को फिर इस डोमेन का हिस्सा बनाना होता है, इस डोमेन का पार्ट बनाना होता है। ठीक है। और पार्ट बनाने के लिए वो आपने देखा था कि क्या किया जाता है कि आप उसकी प्रॉपर्टीज में जाते हैं और वहां जाके आप इस डोमेन का नाम लिखते हैं, तो वो ये कंप्यूटर्स इस डोमेन का हिस्सा बन जाते हैं। फिर आप इसी डोमेन कंट्रोलर में यूजर्स भी क्रिएट करते हैं, यूजर 1 2 3 जितने भी आपने यूजर्स बनाने हैं, आप यूजर्स भी क्रिएट करते हैं, और वो यूजर्स फिर आप किसी भी कंप्यूटर से उन यूजर्स से लॉग इन हो सकते हैं, लेकिन उसी सूरत में होंगे जब आपके ये कंप्यूटर्स इस डोमेन का पार्ट होंगे तभी। ठीक है। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जैसे आपका डोमेन है abc.com। ठीक है। जब भी किसी भी डोमेन में, याद रखें, जब भी आप किसी भी वर्क ग्रुप एनवायरनमेंट को डोमेन एनवायरनमेंट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो जो सबसे पहला सर्वर होता है वो डोमेन कंट्रोलर ही कहलाता है। वो सबसे पहला सर्वर ही जो बनेगा वो डोमेन कंट्रोलर होगा। उसके अलावा जितने भी सर्वर्स होंगे, चाहे वो ईमेल सर्वर हो, चाहे वो वेब सर्वर हो, एफटीपी सर्वर हो, टेलनेट सर्वर हो, कोई भी एप्लीकेशन सर्वर हो, कोई डेटाबेस सर्वर हो, वो सब के सब मेंबर सर्वर्स कहलाते हैं। मेंबर इसलिए क्योंकि होते तो वो सर्वर मशीन्स हैं, क्योंकि उन पे ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो सर्वर इंस्टॉल हुआ वो होता है। ठीक है। लेकिन वो कहलाएंगे मेंबर सर्वर्स। ठीक है। अच्छा, जब भी आप डोमेन बना, अच्छा, जब जैसे फॉर एग्जांपल अब ये विंडोज़ का एक डोमेन बन गया। ठीक है। आपने एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर दी इस पे, तो इंस्टॉल करते वक्त उसने पूछा कि भाई आपने इस डोमेन का नाम क्या रखना है, आपने कहा abc.com नाम रखना है। तो अब आपके डोमेन का नाम जो हो गया वो abc डॉट, अगर या तो अक्सर अक्सर होता है ये कि आप abc.local रख लें। अगर आपने अपने इंटरनल डोमेन को बाहर के लोगों से छुपाना है तो फिर आमतौर पे ये करते हैं कि जो बाहर आपकी वेबसाइट होती है वो तो .com होती है, और फिर जो इंटरनल डोमेन होता है फिर वो, जैसे अगर आपकी वेबसाइट है abc.com, तो इंटरनल डोमेन का नाम आप abc.com नहीं रखते बल्कि अक्सर abc.local रखते हैं, और फिर उसके बाद में लिंक कर देते हैं, ताकि आगे चाहते हैं कि मेरे जो अंदर नेटवर्क चल रहा है या जो डोमेन चल रहा है मेरा,
असल में जो लोकल है वो बाहर किसी को ना पता चले, क्योंकि बाहर मेरी रिप्रेजेंटेशन बेसिकली वो वेबसाइट या वो डोमेन है जो मैंने रजिस्टर किया है किसी भी डोमेन रजिस्ट्रेशन जो इदारे हैं उन वहाँ जाके आप रजिस्टर करना होता है, तो अक्सर वो फिर बाद में लिंक किया जाता है। तो ये आपकी मर्जी है, ये आपकी चॉइस होती है कि आप सेम रखें या अलग अलग भी रख सकते हैं। जब ये डोमेन कंट्रोलर बन गया तो इस डोमेन कंट्रोलर की 4 सर्विसेज हैं, यानी इनकी बेसिकली चार चीज़ें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। अ मशीन रनिंग विंडोज सर्वर बट डू नॉट हैव एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल्ड इज अ मेंबर सर्वर, उसको मेंबर सर्वर कहते हैं। ये 4 सर्विसेज हैं जो एक डोमेन कंट्रोलर प्रोवाइड करता है किसी भी डोमेन एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो पहला तो आपको ये क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि डोमेन एनवायरनमेंट कैसे बना। एक वर्क ग्रुप, एक सादे से एनवायरनमेंट को आपने डोमेन एनवायरनमेंट में कैसे कन्वर्ट किया। कैसे कन्वर्ट किया? सिंपल, बाय इंस्टॉलिंग एन एक्टिव डायरेक्टरी ऑन द सर्वर। बाद में फिर जितने कंप्यूटर्स हैं उनको बारी बारी उस एक्टिव डायरेक्टरी का पार्ट बनाना, ठीक है। एक्टिव डायरेक्टरी का जब डोमेन बन गया, एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर जो है वो ये 4 चीज़ें, ये एक्टिव डायरेक्टरी एनवायरनमेंट जो है वो फिर ये 4 सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। अच्छा, अब ये 4 सर्विसेज जो हैं बार बार मैं इसलिए देख रहा हूँ भाई कि पता चलता रहे। उसमें सबसे पहली सर्विस है डोमेन सर्विस, फिर एलडेप कहलाती है। अब ये क्या चीज़ें हैं? बड़ी सिंपल सी हैं, ये कोई खास चीज़ नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट सर्विस डोमेन सर्विस है। डोमेन सर्विस का मतलब हर वो काम जो डोमेन में होता है, जैसे यूज़र क्रिएट होना, जैसे प्रिंटर का ऐड होना, जैसे कंप्यूटर का ऐड होना, ठीक है, यूज़र के पासवर्ड रीसेट्स, ये सारे काम डोमेन सर्विसेज में आते हैं। फोल्डर की परमिशंस वगैरह, ये सब डोमेन सर्विसेज में आते हैं। तो एक्टिव डायरेक्टरी का सबसे पहला काम तो यही है कि इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट मेंबर्स ऑफ द डोमेन इंक्लूडिंग डिवाइसेस हैं, यूजर्स हैं, उनकी क्रेडेंशियल्स को वेरीफाई करना, उनके अकाउंट्स को लॉक करना, अनलॉक करना, पासवर्ड्स रीसेट्स करना, ये सारे काम डोमेन कंट्रोलर के होते हैं। और कौन सी सर्विस प्रोवाइड करती है? डोमेन सर्विसेज को कहते हैं। यानी 4 सर्विसेज जो एक डोमेन एनवायरनमेंट या एक्टिव डायरेक्टरी जो प्रोवाइड कर रही है उसमें से एक सर्विस डोमेन सर्विस है। तो ये समझ लें कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली सर्विस है। और जिस डोमेन या जिस सर्वर पे ये सर्विस चल रही होगी उसी को डोमेन कंट्रोलर भी कहा जाता है, सिंपल वर्ड्स में, क्योंकि सारे काम ये कहाँ हो रहे हैं? डोमेन कंट्रोलर में हो रहे हैं। उसी डोमेन कंट्रोलर में या उसी एनवायरनमेंट में लाइट वेट डेटा सर्विस या डायरेक्टरी सर्विस भी होती है जिसको एलडेप कहते हैं। याद रहे कि ये जो ये जो सर्वर है जिसपे जब आपने एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल की तो अब ये एक डेटाबेस बन गई है, क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी क्या है? बेसिकली इट्स अ डेटाबेस। उस डेटाबेस में क्या चीज़ें हैं? उस पे पूरे डोमेन की इंफॉर्मेशन है। यूज़र अकाउंट्स हैं, कंप्यूटर अकाउंट्स हैं, प्रिंटर हैं, फोल्डर्स हैं, शेयर्स, नेटवर्क शेयर्स, हर किस्म की इंफॉर्मेशन इस डेटाबेस में मौजूद है। तो डेटाबेस को अगर क्वेरी करनी होती है, कोई भी डेटाबेस होती है उसको आप क्वेरी करते हैं, उससे उसमें से चीज़ें सर्च करते हैं। तो डेटाबेसेस जो है वो ये कोई एसक्यूएल या कोई ओरेकल की डेटाबेस नहीं है, उसकी क्वेरी की अलग प्रोटोकॉल्स हैं। एक्टिव डायरेक्टरी में जिस प्रोटोकॉल के जरिए डेटाबेस में सर्च की जाती है उसको एलडेप कहते हैं। ये जो एलडेप, लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल, क्या है? इज एन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल फॉर क्वेरिंग एंड मॉडिफाइंग आइटम्स इन द डायरेक्टरी सर्विस। यानी कोई भी आपने सर्च करना है, जैसे आप डेस्कटॉप सपोर्ट की जो लोग हैं वो अक्सर देखते हैं कि आप किसी यूज़र के पास गए, प्रिंटर इंस्टॉल करना है, प्रिंटर इंस्टॉल करते हो तो प्रिंटर को आप नाम लिखते हो और वो सर्च करता है, सर्च पूरे एनवायरनमेंट में कि भाई इसका नाम एक्टिव डायरेक्टरी में कहाँ मौजूद है। ये सर्च कहाँ होती है? एक्टिव डायरेक्टरी में, उस डोमेन कंट्रोलर पे, या जहाँ भी प्रिंटर इंस्टॉल हुआ है वहाँ ये सर्च कौन सी प्रोटोकॉल, किस प्रोटोकॉल के जरिए सर्च होती है? एलडेप कहते हैं इसको। एक्टिव डायरेक्टरी जो प्रोटोकॉल यूज़ करता है अपनी डेटाबेस में चीज़ों को या ऑब्जेक्ट्स को सर्च करने के लिए, उसको एलडेप कहा जाता है, ठीक है। उसको फिर उस एलडेप कहा जाता है। तो ये दो, मतलब ये 4 सर्विसेज हैं जिसमें से हमने 2 देख ली। बाकी ये 2 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विस हैं, इसके बगैर तो एक्टिव डायरेक्टरी चलेगी नहीं। बाकी 2 जो हैं वो ऐसी हैं कि जो अक्सर आप यूज़ करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें तो ना करें। जैसे एक सर्टिफिकेट सर्विस होती है, जिन्होंने क्रिप्टोग्राफी पढ़ी है पहले,
और ख़ासतौर पे अगर मुझसे पढ़ी है तो मैंने वो यकीनन जानते होंगे कि आपने एसएसएल सर्टिफिकेट्स देखे हैं, वेबसाइट्स पे लगे हुए होते हैं एसएसएल सर्टिफिकेट। तो मैंने आपको यकीनन, जब अगर क्रिप्टोग्राफी में आपने देखा होगा, सेल्फ साइन सर्टिफिकेट्स होते हैं, यानी विंडोज सर्वर में आप सर्टिफिकेट्स बना सकते हैं खुद से, जिसमें पब्लिक की मौजूद होती है और हैश एल्गोरिथम उसकी की वो मौजूद होता है। वो बेसिकली क्या होता है कि आपके नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए, या कोई डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है तो उसकी ऑथेंटिसिटी, उस नेटवर्क की ऑथेंटिसिटी के लिए, डेटा की इंक्रिप्शन के लिए, ये सारी सर्विसेज सर्टिफिकेट सर्विसेज कहलाती हैं। जो कि सर्टिफिकेट विंडोज 7 की मशीन में आप जाएं तो आप सर्टिफिकेट नहीं बना सकते, लेकिन अगर आपके पास सर्वर है तो सर्वर पे ये सर्विसेज होती हैं और वहां पर आप डोमेन नेम सर्वर पे जो है वो सारी सर्विसेज मौजूद होती हैं। एक साहब ने क्या पूछा, वर्क ग्रुप से डोमेन नेम लिख के ज्वाइन करवाते हैं? हाँ, तो वही तो मैंने लास्ट टाइम बताया था। वर्क ग्रुप से किसी भी वर्क ग्रुप की वर्क ग्रुप, पहले वो कंप्यूटर किसी वर्क ग्रुप का हिस्सा है, जैसे ये है, पहले वो कंप्यूटर किसी वर्क ग्रुप का हिस्सा था। अब आप डोमेन एनवायरनमेंट बना लिया है, आप सर्वर खरीद के ले आए, आपने एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर दी, आपने अपने डोमेन का नाम भी दे दिया। अब आपका काम है इन कंप्यूटर्स को इस डोमेन का हिस्सा बनाना, क्योंकि अभी तक तो ये उसी वर्क ग्रुप पे चल रहे हैं। तो फिर आप इसकी प्रॉपर्टी पे जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये कंप्यूटर है, आप इसकी प्रॉपर्टी पे गए, वहां से आपने वर्क ग्रुप का जो वो बटन होता है उसको हटा के आप उस पर आए, चेंज किया, और वहां आप फिर इस abc.com का नाम लिखेंगे और उसको इसका हिस्सा बना देंगे। तो ये सिंपल सिंपल ये कंप्यूटर जो है फिर इस डोमेन का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, तो एक्टिव डायरेक्टरी की 4 सर्विसेज जो हैं, जो मेन सर्विसेज हैं, इसके अलावा भी हैं भाई, लेकिन जो मेन सर्विसेज हैं कि डोमेन सर्विस यानी कि यूज़र अकाउंट्स वगैरह को देखना, या उनके पासवर्ड रीसेट्स, अकाउंट पासवर्ड एक्सपिरेशन, इसकी पॉलिसीज़, ये सारी ग्रुप पॉलिसीज़ वगैरह, ये सारी जो हैं डोमेन सर्विसेज कहलाती हैं। डेटाबेस में सर्च करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ होती है वो एलडेप कहलाती है। अगर लाइट वेट डायरेक्टरी सर्विस डिसेबल होगी, सर्विसेज तो आपको पता है ना कि कहाँ होती है, हर कंप्यूटर में सर्विसेज चल रही होती हैं। तो सर्वर पे जब एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं तो ये सारी सर्विसेज भी चल रही होती हैं। सर्विसेज यकीनन आपको पता होगा कि कहाँ जाती हैं। सर्विसेज में जाके आपको एक लिस्ट आती है पूरी सर्विसेज की, तो जो सर्विस भी जो है वो आपको इनेबल डिसेबल करनी है वो वहाँ से जाके हो जाती हैं। जैसे अगर मैं इस कंप्यूटर की सर्विसेज देखना चाह रहा हूँ तो सर्विसेज में जाऊंगा और वहाँ पर सारी सर्विसेज लाइन से चल रही होंगी। एक्टिव डायरेक्टरी में इस सर्वर की अगर सर्विसेज देखनी है तो बिल्कुल उसी तरह देखेंगे जैसे मैंने विंडोज 10 की इस कंप्यूटर पे देखा है, सर्विसेज में जाके। ठीक है, उन सर्विसेज में एक सर्विस एडेप की भी होती है, उनमें से एक सर्विस जो होती है वो सर्टिफिकेट सर्विसेज भी होती हैं। जैसे ये है ना, सर्विस ओपन तो हुआ ही है। ये देख रहे हैं सारी सर्विसेज हैं, ये लाइन से हैं ये। तो इसी तरह की सर्विसेज जो होती हैं वो सर्वर मशीन पे भी आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब ये तो सर्वर नहीं है मेरा लैपटॉप, ये तो एक सिंपल सा लैपटॉप है। तो इसमें अगर मैं जाऊं और देखूं लाइट वेट डेटा और डायरेक्टरी सर्विस, वो नहीं मिलेगी मुझे, क्योंकि इसमें कोई एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल नहीं हुई थी। सर्वर पे जहाँ एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल हुई हुई है वहाँ पर आपको ये लाइट वेट डायरेक्टरी सर्विस भी मिलेगी। अगर आप इस सर्विस को शट डाउन कर दें, सिर्फ सर्विस को बंद कर दें, तो फिर आप डेटाबेस में कोई सर्च नहीं कर सकते किसी भी किस्म की। कोई यूज़र नेम सर्च करना है, कोई कंप्यूटर नेम सर्च करना है, किसी प्रिंटर को सर्च करना है, तो वो आप डेटाबेस में नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा। लास्ट में जो है वो सर्विसेज में फेडरेशन सर्विस आती है, बहुत ही कम, मतलब हर कोई यूज़ नहीं करता इसको। ये फेडरेशन सर्विस जो है वो बेसिकली सिंगल साइन ऑन सर्विस भी कहलाती है। अगर आपके एनवायरनमेंट में ये सर्विस ऑन है तो फिर होता ये है कि जैसे आपके पास एक यूज़र नेम पासवर्ड है, उस यूज़र नेम पासवर्ड से आप कंप्यूटर पे लॉगिन हुए, और फिर कंप्यूटर पे लॉगिन होके वंस यू आर
in the network or you have already logged into the network by using that username and password, फिर अदर सर्विसेज के लिए आपको कोई नया यूजर नेम पासवर्ड की जरूरत नहीं है। सिंगल साइन ऑन का मतलब होता है कि एक यूजर नेम पासवर्ड हो, और जब आप उस नेटवर्क उस डोमेन में आ गए, लॉगिन हो गए, तो अंदर की तमाम सर्विसेज फिर आपको उसी यूजर नेम पासवर्ड से मिल जाए। फॉर एग्जांपल ईमेल सर्विस है, यानी जब आप लॉगिन हुए अपने कंप्यूटर पे, तो जब एक दफ़ा ऑथेंटिकेट हो गया आपका यूजर नेम पासवर्ड और आप उस डोमेन में लॉगिन हो गए, जैसे कि इस कंप्यूटर से फॉर एग्जांपल आपने यूजर नेम पासवर्ड डाला और आप लॉगिन हो गए, यानी यूजर नेम पासवर्ड जब आप डालते हैं तो इसकी वेरिफिकेशन होती है डोमेन कंट्रोलर से। अगर इसके पास, क्योंकि इसकी डेटाबेस में आपका यूजर नेम भी पड़ा है और पासवर्ड भी पड़ा है, क्योंकि वो बना यही था, ये वेरीफाई करता है, फिर वो रिजल्ट भेजता है कि हाँ भाई ये पासवर्ड ठीक है, इसको लॉगिन कर दो। जब ये आप इस कंप्यूटर पे इस डोमेन में लॉगिन हो गए, तो फिर अगर आपको ईमेल एक्सेस करना है तो आप सिंपल आउटलुक ओपन करें, आपको ईमेल मिल जाए। आपको वेब सर्विसेज पे जाना है तो आप वेबसाइट ओपन करें, मतलब किसी यूजर नेम पासवर्ड पे जाने की जरूरत नहीं है, आप इंटरनल जो पोर्टल है उस पर भी आप चले जाएं, उस पर भी कोई यूजर नेम पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कहाँ होता है कि जहाँ आपके पास सिंगल साइन ऑन सर्विस चल रही हो, यानी सिंगल साइन ऑन, एक ही सिंगल साइन से, यानी साइन ऑन से आप हर जगह एक्सेस कर लें। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में आप लॉगिन होते हैं कंप्यूटर पे, लेकिन आपको ईमेल सर्विस के लिए दोबारा लॉगिन होना पड़ता है जीमेल पे, तो वहाँ पर वो ये सिंगल साइन ऑन नहीं है। लेकिन अगर आप जैसे अपने कंप्यूटर पे लॉगिन होते हैं, तो कंप्यूटर पे जैसे ही लॉगिन होते हैं, अगर आपका लैपटॉप है और आप जैसे डोमेन का हिस्सा होते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली वाईफाई से जुड़ जाते हैं। वाईफाई के लिए फिर आपको दोबारा से यूजर नेम और पासवर्ड नहीं डालना पड़ता, ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है यहाँ पर इकरा यूनिवर्सिटी में, मेरा नहीं ख्याल कि हमें यूजर नेम पासवर्ड दोबारा डालना पड़ता है। अगर सिंगल साइन ऑन सर्विस इनेबल है, यानी आपके एनवायरनमेंट में है, तो फिर एक ही यूजर नेम पासवर्ड से आप तमाम सर्विसेज को अवेल करते हैं। अच्छा, अब लॉजिकल स्ट्रक्चर क्या होता है एक्टिव डायरेक्टरी का? या तो कोई सवाल है तो पूछा था कुछ चीज़ है तो किसी ने हाथ उठाया था। अस्सलाम, बोलो। सर शेजार बात कर रहा हूँ। सर मेरा सवाल ये था कि सर एक्टिव डायरेक्टरी में जो हम ये बनाते हैं और वो पॉलिसीज जो हम लोग डिफाइन करते हैं, तो सर इसके अंदर हम अगर हम इसको डिफाइन करते हैं, जैसे हम चाह रहे हैं कि हमारे जो क्लाइंट पीसीज हैं उनका सीएमडी बन ये भी ग्रुप पॉलिसी, मैं अभी ग्रुप पॉलिसी पे पहुंचा नहीं हूँ ना, मैंने ग्रुप पॉलिसी पढ़ानी है आगे। हमारा आगे के टॉपिक्स में जीपीओ है, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स। तो ठीक है सर, आगे की चीज अभी से सवाल जो है ना वो खामखा इररिलेवेंट हो जाएगा ना अभी। ठीक है सर, उसी वक्त मैं क्वेश्चन ग्रुप करता हूँ। पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स मैंने डिटेल में पढ़ानी है भाई, उसकी प्रेसिडेंस और उसकी सारी चीजें पढ़ानी है। एक पूरी क्लास होगी हमारी जीपीओ पर, ठीक है? तो आप उसकी फिक्र नहीं करें कि वो, क्योंकि वो फिर अभी किसी को नहीं समझ पता चलेगा, मैं तुम्हें जवाब भी दूंगा तो कुछ समझ पता नहीं होगा उसका किसी को भी। ठीक है सर, तो पहले वो पढ़ लेते हैं, फिर जीपीओ का सवाल भी कर लेना, ठीक है? ओके ओके सर, थैंक यू। अभी तक अगर इसके अलावा कोई किसी का कोई क्वेश्चन है? अच्छा देखें, अभी आपको आवाज आ रही है मेरी? ठीक है। अच्छा भाई, तो जरा एक सेकंड मुझे बता दें कि आपको आवाज आ रही है, स्क्रीन भी नजर आ रही है? यस सर, आ रही है। ठीक है, सही है। अच्छा, अब यार एक कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पर, एक्टिव डायरेक्टरी की में क्या क्या चीजें होती हैं, यानी वो जो आपने सर्वर बनाया था ना, ये इस पे एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल, अब इसकी डेटाबेस बन गई। डोमेन एनवायरनमेंट तो बनाना कोई बड़ा मसला नहीं है भाई, डोमेन एनवायरनमेंट बनाना तो बहुत ही आसान काम है। एक सिंपल सर्वर ही तो खरीद के लाना है, जिसपे सर्वर इंस्टॉल हुआ होगा पहले से, नहीं होगा तो आप इंस्टॉल कर लें। सर्वर इंस्टॉल करना ये बिल्कुल वैसे ही इंस्टॉल होता है जैसे विंडोज 7, विंडोज 10। और फिर उस पर एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करना, अभी हमने स्लाइड्स में देखना है, बिल्कुल 10 मिनट के स्टेप्स होते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी भी इंस्टॉल हो जाता है। उस टाइम पे आप अपना abc.com का नाम भी दे देते हैं और इन कंप्यूटर्स को इसका पार्ट बना देते हैं। ये सिंपल स्टेप्स हैं कि जिससे आपने अपने वर्क ग्रुप एनवायरनमेंट को डोमेन एनवायरनमेंट में कन्वर्ट कर दिया।
असल चीज़ है कि उसके बाद की चीज़ें कि आगे भी तो आपको फिर थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि इसको फिर मेंटेन कैसे करें, फिर इस सर्विसेज को अवेल कैसे करें। एक्टिव डायरेक्टरी की आपने देखा सर्विसेज हैं, डोमेन सर्विस, फेडरेशन सर्विस और ये सर्विस, ये सारी है। इसके डेटाबेस में क्या क्या पड़ा हुआ होता है या इसका जो लॉजिकल स्ट्रक्चर है बेसिकली वो क्या है, तो वो चंद टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम देख लेते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी में यूजर्स बने हुए होते हैं, सबको पता है यूजर क्या होता है, यूजर ए, यूजर बी, यूजर सी, जितना मेरे नाम का यूजर, आपके नाम का यूजर, आपके इकरा यूनिवर्सिटी में यूजर्स। जैसे ही आप कंप्यूटर्स को उसका डोमेन का हिस्सा बनाते हैं तो कंप्यूटर ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, यानी कंप्यूटर का नाम एक्टिव डायरेक्टरी की डेटाबेस में आ जाता है। तो अगर आपके एनवायरनमेंट में 1000 कंप्यूटर्स हैं तो 1000 मशीन्स के नाम आपकी एक्टिव डायरेक्टरी की डेटाबेस में मौजूद होंगे। इसी तरह प्रिंटर, अगर आपके एनवायरनमेंट में नेटवर्क प्रिंटर है तो उसका शेयर वो एक्टिव डायरेक्टरी की डेटाबेस में एनवायरनमेंट में होगा। जितने आपने शेयर्स बनाए हुए हैं, जैसे आपने मुख्तलिफ फोल्डर की शेयर, जैसे लेक्चर्स का फोल्डर है, या आपने जितने मुख्तलिफ शेयरिंग की हुई है अपने नेटवर्क में फोल्डर्स की, वो सब ऑब्जेक्ट उस एक्टिव डायरेक्टरी में होते हैं। तो ये चीज़ आप बहुत यूज़ करेंगे एक्टिव डायरेक्टरी में कि यूज़र अकाउंट्स, कंप्यूटर अकाउंट्स, ग्रुप्स क्या होते हैं, मुख्तलिफ यूज़र्स के कंप्यूटर्स के आप ग्रुप्स बना लेते हैं। ठीक है, डिटेल्ड चीज़ है ये थोड़ी सी, लेकिन अब मैं थोड़ा सा आपको टच बेस, थोड़ा सा आइडिया दूं कि ग्रुप्स जो होते हैं एक्टिव डायरेक्टरी, ग्रुप से मतलब होता है कि ग्रुप का मतलब ये है कि यूज़र का ग्रुप है तो इसका मतलब है कि आपने कोई 50, 60, 100, 1000 यूज़र्स का एक ग्रुप बना लिया। क्यों बनाया? ग्रुप बेसिकली दो किस्म के, एक तो सिक्योरिटी ग्रुप कहलाते हैं और एक डिस्ट्रीब्यूशन कहलाते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप का मतलब है भाई आप किसी एक फोल्डर पे, जैसे आपने कहा यार मेरा लेक्चर्स का फोल्डर है तो मैं इस पे तमाम फैकल्टी को एक्सेस देना चाह रहा हूँ, रीड, राइट और एडिट का, तो मॉडिफाई का। तो आपने एक फैकल्टी का एक ग्रुप बनाया और उसको परमिशंस दी किसी फोल्डर पे, कोई खास पर्टिकुलर परमिशंस। क्योंकि सिक्योरिटी, आपने वो ग्रुप बनाया जिसमें आप बेसिकली फोल्डर्स को राइट्स और परमिशंस दे रहे हैं। अब जैसे स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है तो अब स्टूडेंट्स को बिल्कुल अलाउ नहीं है कि वो लेक्चर्स के फोल्डर को मॉडिफाई कर सकें, वो सिर्फ रीड कर सकते हैं। तो उनकी जो परमिशंस हैं वो रीड की हैं, फैकल्टी की जो परमिशंस हैं वो राइट की भी हैं। एडमिनिस्ट्रेटर के पास फुल एक्सेस होता है। तो अब एडमिनिस्ट्रेटर्स अगर एक से ज़्यादा हैं तो उनका एक ग्रुप बन जाएगा। तो यूज़र्स के बेसिकली ग्रुप है, लेकिन चूंकि इनमें सिक्योरिटी परमिशंस दी जा रही हैं, इनको सिक्योरिटी ग्रुप भी कहा जाता है। बिल्कुल इसी तरह ईमेल सिस्टम में अगर आपके पास जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज है या कोई भी ईमेल है तो आप यूजर्स के ग्रुप बनाते हैं ताकि आप बल्क में एक साथ ईमेल उस ग्रुप को भेज सकें। जैसे अक्सर एचआर की तरफ से ईमेल आती है तो तमाम स्टाफ के लिए होती है, या अगर उन्होंने सिर्फ एग्जीक्यूटिव या मैनेजमेंट को ईमेल भेजनी है तो मैनेजमेंट का एक ग्रुप होगा। अगर उन्होंने फैकल्टी को ईमेल करनी है तो फैकल्टी का एक ग्रुप बनाए। ऐसे ग्रुप जो ईमेलिंग के काम आते हैं वो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप्स कहलाते हैं। ये सब कहाँ मौजूद हैं? ये एक्टिव डायरेक्टरी में उस डेटाबेस में मौजूद हैं। तो ये तो अभी मैंने सिर्फ थोड़ा सा बताया कि एक आइडिया दिया कि ग्रुप्स दो किस्म के हैं, सिक्योरिटी जो कि परमिशंस, राइट्स और परमिशंस देने के काम आते हैं, यानी आप ग्रुप में यूजर्स को डालें और परमिशंस दे दें तो पूरे ग्रुप की जितने यूजर्स हैं उनको वो परमिशंस मिल जाएंगी। तो आसानी हो जाएगी बजाय इसके कि आप एक एक यूजर की प्रॉपर्टीज में जाके उसको वो परमिशंस दे रहे हैं। आप तमाम यूजर्स को एक ग्रुप में डालें और परमिशंस दे दें। इसी तरह आप बजाय इसके कि एक एक को अलग अलग ईमेल कर रहे हैं, आप एक जैसी ईमेल है जो आप हर दफा फैकल्टी को करते हैं। यानी एचआर वाले अक्सर ऐसे नोटिस होते हैं जो उनको हर पूरी फैकल्टी को देने होते हैं। तो वो फैकल्टी के एक एक मेंबर को कोई ईमेल तो नहीं करेंगे, बस वो ग्रुप बनाते हैं और उसमें फिर वो ईमेल कर देते हैं पूरी फैकल्टी को। तो वो कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप। ठीक है, अच्छा चैट पे काफी लोगों ने कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? एक सेकंड। अच्छा ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है एक्टिव डायरेक्टरी में, इस पे मैं बाद में आऊँगा। पहले मैं ये देख लेता हूँ कि इन तीनों में क्या फ़र्क है। एक चीज़ होती है डोमेन, एक चीज़ होती है ट्री और एक चीज़ होती है फॉरेस्ट। मतलब आप अगर कहीं जॉब करने भी जाएंगे ना और इंटरव्यू पे जाएंगे तो वो आपसे ये सारी चीज़ें पूछेगा
क्योंकि उसको पता है कि यार एक्टिव डायरेक्टरी का अगर ये सपोर्ट के लिए आया है तो इसको ये सारे कॉन्सेप्ट तो होने ही चाहिए। ये बड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। किसी भी विंडोज एनवायरनमेंट में, किसी भी एक्टिव डायरेक्टरी के एनवायरनमेंट में डोमेन किसको कहते हैं, ट्री किसको कहते हैं और फॉरेस्ट किसको कहते हैं, ये तीन टर्मिनोलॉजीज बहुत ज़्यादा यूज होती हैं। पहले में हम इसको देखेंगे, बाद में फिर मैं ओ यूज पे भी आऊँगा कि इनका काम क्या है। ये पहले नहीं होते थे, अब एक्टिव डायरेक्टरी का एनवायरनमेंट जब से आया है तो ये ओ यूज इंट्रोड्यूस हो गए। डोमेन, ट्रीज और फॉरेस्ट में क्या फ़र्क है? डोमेन क्या चीज़ होती है? लॉजिकल बाउंड्री फॉर ऑब्जेक्ट्स। यानी जैसे कि आपका ये एक डोमेन है, क्यों? इसलिए कि आपने एक डोमेन कंट्रोलर इस पे बनाया है, और जैसे डोमेन कंट्रोलर आपने एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करके बनाया, आपने एक डोमेन क्रिएट कर लिया है, ये एक आपका डोमेन है। इस डोमेन का नाम है abc.com। इस डोमेन कंट्रोलर में इस डोमेन की तमाम ऑब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन मौजूद है, ठीक है ना। इस डेटाबेस में तमाम कंप्यूटर के नाम मौजूद हैं, जितने प्रिंटर्स लगे हैं उनके नाम मौजूद हैं, जितने नेटवर्क शेयर्स हैं वो यहाँ मौजूद हैं, यानी उनकी इंफॉर्मेशन, जितने यूजर्स बने हुए हैं इस एनवायरनमेंट में वो सब यहाँ मौजूद हैं। तो इस डोमेन की सारी इंफॉर्मेशन जो इस डेटाबेस में मौजूद है। तो डोमेन क्या चीज़ है कि वो कलेक्शन ऑफ ऑल दी ऑब्जेक्ट्स है, यानी तमाम जितने ऑब्जेक्ट्स उस बाउंड्री में हैं उसकी इंफॉर्मेशन इस बेसिकली इस डोमेन कंट्रोलर इस डोमेन का हिस्सा है। तो भाई फिर ट्री क्या चीज़ होती है? यानी जो आगे ये दिया हुआ ना, डोमेन तो सब समझ में आ गई बात कि लॉजिकल बाउंड्री फॉर ऑब्जेक्ट्स एक बाउंड्री है, क्योंकि आपका डोमेन abc.com, तो उस बाउंड्री में abc.com की सारी चीज़ें मौजूद होंगी, ठीक है। यानी किसी अगर हबीब बैंक है, hbl.com है, तो उसमें hbl के डोमेन की जितने कंप्यूटर्स हैं, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी शहर में हो, उस सब की इंफॉर्मेशन होगी। इसी तरह ubl.com है, तो ubl.com एक डोमेन है, उसके अंदर उसके डोमेन कंट्रोलर्स पे उनके अपने जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन होगी। ऑब्जेक्ट से मतलब कंप्यूटर्स, यूजर्स, सारी चीज़ें मौजूद है, ठीक है। तो फिर ट्री क्या चीज़ है? लॉजिकल बाउंड्री फॉर मल्टीपल डोमेन्स। या इस चीज़ को यहाँ से देखें, एक और भी है स्लाइड, इसको भी मैं ओपन करता हूँ, ये ओपन हो जाए। पेंट पे ही ओपन कर लेते हैं इसको भी, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, अक्सर ज़रूरत पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका डोमेन था abc.com, ठीक है। आपकी कंपनी बहुत बड़ी है दुनिया में, अमेरिका में आपका मेन हेड ऑफिस है, ज़्यादा मेजॉरिटी तो है ना, जैसे मैकडोनल्ड है, जैसे सिस्को है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, अब ये अमेरिका में बनी है, तो इनकी जो मेन हेड ऑफिस है वो अमेरिका में, तो उनकी जो मेन वेबसाइट है वो abc.com, microsoft.com है, इनका मेन डोमेन जो है cisco.com है, ये mcdonald.com होगा। लेकिन और उसमें फिर जितने भी उसके microsoft.com या abc.com जो आपने बनाया हुआ है, तो ये एक डोमेन बनाया। लेकिन अब अगर आपका बिजनेस जो है वो दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि भाई आप दूसरे मुल्कों में भी सिर्फ डोमेन कंट्रोलर सीधे सीधे सिर्फ डोमेन कंट्रोल इंस्टॉल कर। अक्सर ये होता है कि जब आपका डोमेन इतना बड़ा हो जाए कि भाई आपको दूसरे मुल्कों तक वो स्पैन कर जाए, तो फिर आप उसके चाइल्ड डोमेन्स बना लेते हैं आसान एडमिनिस्ट्रेशन को आसान करने के लिए, ठीक है। चाइल्ड डोमेन्स क्या होते हैं कि सेम नेम स्पेस यूज होगी, यानी वो उसी से निकला हुआ एक और डोमेन होगा, छोटा डोमेन। जैसे पाकिस्तान है तो pk.abc.com या uk.abc.com, और मजीद आप चाहें तो उसके भी और, जैसे इसमें सेल्स, आईटी और मुख्तलिफ छोटे छोटे और डोमेन्स भी बना सकते हैं। उससे क्या होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो आसान हो जाती है। कि इसका एडमिनिस्ट्रेटर abc.com को सिर्फ अपनी चीज़ें देखेगा जमरीका की, और उसका जो चाइल्ड डोमेन होगा उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी वो फिर दूसरे एडमिनिस्ट्रेटर के पास होगी। और इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि आपकी जो
लॉन्ग डिस्टेंस रेप्लिकेशन है डोमेन कंट्रोलर्स की, उसमें भी फिर आसानी हो जाती है, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है फिर इसकी एडमिनिस्ट्रेशन अलग चल रही होती है, इसकी अलग चल रही होती है। एनीवेज, क्योंकि ये भी कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आपको अभी इतना क्लियर नहीं होगा, मतलब जब तक आप इस प्रैक्टिकली काम ना करें, क्योंकि ये बहुत ही एडवांस पर है, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। मैं फ़र्क बताना चाह रहा हूँ डोमेन और ट्री में। तो ये बेसिकली डोमेन पहला बना, लेकिन जब आपने उसकी मज़ीद चाइल्ड डोमेन्स बनाना शुरू कर दिए, इसका मतलब है अब आप इसकी शाखें बना रहे हैं। जब शाखें बनना शुरू हो गई, मज़ीद चाइल्ड डोमेन्स बनना शुरू हो गए, तो अब ये एक दरख्त बन गया, एक ट्री बन गया। तो ये डोमेन है, अब ये एक दरख्त बन गया। कल को अगर आपने एक और कंपनी बनाई, ओनर आप ही हैं, एक बिजनेस आपका abc.com है, एक बिजनेस आपका बिजनेस जो है वो xyz.com है। आप कहते हैं कि यार मैं इसका अलग ही नाम रखना चाह रहा हूँ और इसका बिल्कुल मामला सारे अलग रखूंगा। या फॉर एग्जांपल एक एक डोमेन है hbl.com हबीब बैंक का, और दूसरा डोमेन है ubl.com। कल को इन दोनों का मर्जर हो गया, तो अब इन दोनों की चीजें भी फिर आपस में इंटरलिंक होंगी। ये तो नहीं होगा ना कि यूबीएल की 3,000 ब्रांचेज और पता नहीं कितने सर्वर ये सब अपने आप एचबीएल में कन्वर्ट कर लें, ऐसा नहीं होता। मल्टीपल डोमेन्स आ गए और वो सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन पे हों। ऐसे एनवायरनमेंट को या इस चीज को कहते हैं फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का मतलब मल्टीपल डोमेन्स, ट्री का मतलब भी मल्टीपल डोमेन्स, लेकिन नेम स्पेस सेम यूज हो रही है। ट्री का मतलब है लॉजिकल बाउंड्री फॉर मल्टीपल डोमेन्स, और फॉरेस्ट क्या होता है? लॉजिकल बाउंड्री फॉर मल्टीपल ट्रीज। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है ना, ये आपकी जब आप बनाएंगे ना खुद ही, मास्टर्स वालों को तो करिए उस पर मिलेगा अभी तीसरे असाइनमेंट 4 में कि आपने ए बी, बैचलर्स वाले ये कि वो अपनी चॉइस पे होंगे, बनाना चाहें तो बना लें। तो ये डोमेन abc.com, बिल्कुल जब पहली दफा कंपनी बनती है तो एक डोमेन बन जाता है abc.com। बाद में आपने अगर बिजनेस को एक्सपैंड किया और मुख्तलिफ मुल्कों में गए, और ये भी ज़रूरी नहीं कि मुख्तलिफ मुल्कों में जाए, तो जैसे इकरा यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट है ikra.edu.pk, बाद में इनको ज़रूरत पड़ी कि इन्होंने कहा कि चलो इसमें एक चाइल्ड डोमेन बनाते हैं और उसको यूज़ करेंगे अलग, जैसे lms.ikra.edu.pk। तो ikra.edu.pk जो नेम स्पेस है वो यूज़ हो रही है, साथ में lms भी आ गई, ताकि इसकी एडमिनिस्ट्रेशन अलग रहे बिल्कुल। इसके मामला दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर देखे, या एक सिंपल चीज़ों को आसान करने के लिए, बजाय इसके कि सारा लोड एक ही पे डाल दिया जाए, उन्होंने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर दी। तो डोमेन से फिर शाखें निकली, तो अब ये एक दरख्त बन गया पूरा। अगर मल्टीपल ट्रीज हैं और उनको आपस में इंटरलिंक किया, तो ये एक फॉरेस्ट बन गया। जैसे अब अक्सर आपने देखा होगा, मैं आपको, माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट एक इतनी बड़ी कंपनी है, इसकी मेन वेबसाइट है microsoft.com, लेकिन microsoft.com के अलावा भी इधर भी, चलो मैंने आपको एग्जांपल्स दी हुई होंगी, यहाँ दिखा देता हूँ मैं आपको एग्जांपल्स कुछ। जैसे ये है microsoft.com है, अब इसके चाइल्ड डोमेन्स uk.microsoft.com, us.microsoft.com हो सकते हैं। ठीक है, अब इन्होंने बार, ये पुराने हैं, इसमें इन्होंने अब चेंजेस कर दिए हैं, अब ये लोग OUs को यूज़ करते हैं, लेकिन वो अभी बार बार उस पर नहीं जा रहा। Microsoft.com के, माइक्रोसॉफ्ट की ही दूसरी प्रोडक्ट क्या थी, MSN.com। अब ये अलग डोमेन है, ये अलग डोमेन है, लेकिन इन दोनों की एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास है? वही माइक्रोसॉफ्ट के पास है। तो ज़ाहिर ये दोनों भी आपस में लिंक होने चाहिए किसी तरह। ठीक है, MSN.com में भी मल्टीपल वो आ सकते हैं, या जैसे आपका है live.msn.com है, वो भी इसका चाहे डोमेन है। तो ये अलग डोमेन, ये अलग दरख्त है, पूरा ट्री है, ये अलग ट्री है, लेकिन जब दोनों को मर्ज कर दिया तो ये एक फॉरेस्ट बन जाएगा पूरा, ये कहलाएगा एक फॉरेस्ट। एक बात इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक बात याद रखें, याद रखें कि जब आप डोमेन बनाते हैं ना, पहला ये डोमेन कब बनाया था? कि जब एक सर्वर पे एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल की थी। ठीक है, जब एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर रहे थे तो उस वक्त ये डोमेन बनाया तुमने। जैसे ही आप पहला डोमेन बनाते हैं तो याद रखें कि असल में आप बुनियाद रख रहे होते हैं फॉरेस्ट की। ठीक है, ये बात समझ में आई है कि मतलब कहने का ये है कि जब आप किसी
ग्राउंड में आपके पास 100 एकड़ ज़मीन है, आपने कहा यार मैं इधर जंगल बनाना चाह रहा हूँ, 200 एकड़ की ज़मीन है मेरे पास, ये 1000 एकड़ की ज़मीन है, तो उस पे मैंने बहुत सारे दरख्त उगाने, जंगल बनाना है, यानी फॉरेस्ट बनाना है। लेकिन सबसे पहला काम क्या करोगे, ये एक पौधा उगाओगे, वो जो पौधा है वो ये है abc.com। लेकिन जब तुमने पौधा लगाया तो बेसिकली तुमने क्या काम किया, तुमने उस दरख्त की भी बुनियाद रख दी, क्योंकि इसने बाद में बड़े होकर दरख्त बनना है, और मल्टीपल ट्रीज उस जगह पे लगेंगे, तो तुमने बेसिकली उस फॉरेस्ट की भी बुनियाद रख दी। तो है तो ये डोमेन, लेकिन जब डोमेन बनता है पहला, तो असल में तुम बनाने के जा रहे हो, फॉरेस्ट बनाने जा रहे हो, तो ठीक है, तो फॉरेस्ट ही बेसिकली वो बनना शुरू हो जाता है। ये देखिए कि यहाँ पर मैं आपको इसकी वो भी बताता हूँ कि जब आप एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं, अ, हम्म, ये आपको मैं स्टेप्स दिखा देता हूँ कि कौन स्टेप्स, जब आप एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं तो क्या स्टेप्स होते हैं। बेसिकली ये समझ लें कि आप ये एक मशीन खरीद के लेकर आ गए, इस पे कौन सा सर्वर इंस्टॉल हुआ है, सर्वर 2012 हो, 16 हो, अब तो 19 भी आ गया है, तो सर्वर 2016 इस पे इंस्टॉल हुआ है, बस और कुछ नहीं हुआ है। इसी सर्वर 2016 का बिल्ट इन पार्ट होता है डोमेन, ये एक्टिव डायरेक्टरी, सिर्फ आपको उसको इनेबल करना होता है बस। या तो आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके डीसी प्रोमो लिखते हैं तो उससे इनेबल हो जाता है, या इसका दूसरा तरीका क्या होता है कि आप इस सर्वर पे जाते हैं। अब एक एक स्टेप बाय स्टेप के, पहले तो इसको स्टैटिक आईपी दे दो, याद रखें सर्वर्स को आमतौर पे स्टैटिक आईपी दिया जाता है, ठीक है, तो आप उसको डीएचसीपी पे नहीं रखते। आप उसके स्टार्ट मेन्यू पे जाते हैं और यहाँ पर एक ऑप्शन होता है सर्वर मैनेजर, आप इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। ये सर्वर मैनेजर पे आप जब क्लिक करेंगे तो वो आपको कहेगा कि भाई इसके क्या रोल्स ऐड करने हैं, तो आप कहेंगे ऐड रोल्स एंड फीचर्स, ठीक है, आपने ये किया, वो कहेगा कौन सा किस सर्वर पे करना है, उसका सर्वर का आईपी एड्रेस सारा जो भी आपने नाम दिया हुआ था सर्वर का, किस सर्वर पे करना है, उसी पे करना है, आपने नेक्स्ट किया। ये वो सारे स्टेप्स हैं जो एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन के। अब वो कहेगा ये इतने सारे रोल्स हैं, कौन सा ऐड करना है, आपने कहा मुझे ये करना है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का। देखिए जब कमांड प्रॉम्प्ट पे डीसी प्रोमो लिखेंगे ना, तो ये डायरेक्ट ये सारे स्टेप्स हो जाएंगे उसमें, डीसी प्रोमो में वो डायरेक्टली फिर इस पे आ जाता है, तो वो भी एक पुराना तरीका है, सर्वर मैनेजर से भी आप कर सकते हैं, वो ये तरीका है। आपने कहा मुझे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज करनी है और साथ में इसको डीएनएस और डीएचसीपी सर्वर भी बनाना है, ठीक है, ये लाजमी बनता है डीएनएस सर्वर, डीएचसीपी बेशक ना बनाए, लेकिन डीएनएस आमतौर पे इसके साथ ही बनता है। जैसे ही आप इस पे नेक्स्ट करेंगे तो वो कहेगा कि अच्छा भाई और क्या क्या ऐड करना है, तो आमतौर पे ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट, चूंकि आपको जीपीओस बनानी होती हैं, पॉलिसीज बनानी होती हैं, और फिर डॉट नेट फ्रेमवर्क, ये आपकी प्री रेक्विजिट्स में आ जाती हैं, तो चेक कर लीजिएगा कि एक्टिव डायरेक्टरी की प्री रेक्विजिट्स में क्या क्या चीज़ें हैं। नेक्स्ट किया, फिर उसने कहा अच्छा इंस्टॉल कर दो, जब आपने इंस्टॉल का बटन दबाया तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद अब आपको ये एक विंडो दे देगा, देखिए ये असल विंडो है जो मैं अभी समझा रहा था ना, वो आपसे पूछ रहा है कि करना क्या चाह रहे हो, क्या एक ऐड करना चाह रहे हो एक डोमेन कंट्रोलर को टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन। अभी तक तो आप तो पहला पहला डोमेन कंट्रोलर बना रहे हैं भाई, यानी आप अपने वर्क ग्रुप एनवायरनमेंट को कन्वर्ट कर रहे हैं डोमेन एनवायरनमेंट में, तो आप एक सर्वर खरीद के लाए और आप पहली दफा उस पर एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर रहे हैं, तो जाहिर है आप पहला ऑप्शन तो नहीं लेंगे, क्योंकि ये पहले ऑप्शन में वो क्या कहता है कि ऐड डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन। नहीं भाई एग्जिस्टिंग है ही नहीं डोमेन, मेरे पास तो कोई है ही नहीं। उसने कहा अच्छा भाई
ऐड अ न्यू डोमेन टू एन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट, नहीं भाई ये भी नहीं है, क्योंकि मैं, मेरे पास एग्जिस्टिंग तो कोई चीज है ही नहीं ना, मेरे पास एग्जिस्टिंग कोई चीज नहीं, मैं तो पहली दफा एक काम कर रहा हूँ। तो वो क्या है, अच्छा फिर इसका मतलब है तुम बिल्कुल नया, ऐड अ न्यू फॉरेस्ट, इसने यहाँ ये नहीं कहा कि ऐड अ न्यू डोमेन, क्योंकि ऐड अ न्यू फॉरेस्ट का मतलब ये है कि जैसे ही तुम डोमेन बना रहे हो, तुम बेसिकली बुनियाद रख रहे हो किसकी, उस फॉरेस्ट की। अब वो बढ़ेगा, दरख्त बनेगा, और दरख्त से फिर फॉरेस्ट बनेगा। तो यहाँ पर इसीलिए ये ऑप्शन है ऐड अ न्यू फॉरेस्ट, तुम एक नया जंगल, एक नया फॉरेस्ट बनाने जा रहे हो। उसने कहा उस फॉरेस्ट का या उस डोमेन का नाम बताओ, तो आप यहाँ पर दे देंगे abc.com या abc.local, अगर आपने अलग अलग रखना है। अगर सेम रखना है तो abc.com में आप यहीं लिख दें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वो जगह है जहाँ आप अपने डोमेन का नाम देते हैं। फिर नेक्स्ट करेंगे तो वो कहेगा कि पासवर्ड, फंक्शनल लेवल है, जो जो भी लेटेस्ट होगा वो फंक्शनल लेवल आ जाएगा। फिर वो कहेगा कि पासवर्ड, रूट पासवर्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, अगर ये भूल गए तो दुनिया वीरान है भाई। ये पासवर्ड नहीं भूलना होता, एक्टिव डायरेक्टरी का जो पासवर्ड है। नेक्स्ट करोगे तो क्रिएट डीएनएस डेलीगेशन, इसको कैंसिल कर दो, मैं भी इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन डीएनएस भारत ऑप्शन आपने इनेबल किया हुआ है, वो खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल कर दोगे, ये डोमेन कंट्रोलर मुश्किल से 5 मिनट लगाता है, ये 5 मिनट भी नहीं लगाता। दिस सर्वर वॉज सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर्ड एज अ डोमेन कंट्रोलर, एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल हुई और सर्वर क्या बन गया, डोमेन कंट्रोलर बन गया। जब आप उस पर लॉग इन करेंगे तो अपने वही पासवर्ड, एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम, और वो जो आपने वहां पर पासवर्ड बनाया था, इधर इधर जो पासवर्ड आपने बनाया था, ये वाला जो है, इससे फिर आप उस पर लॉग इन कर लें एडमिनिस्ट्रेटर के अकाउंट से। जब आप लॉग इन करेंगे और देखें डोमेन क्या आ रहा है, वही डोमेन जो आपने वहां लिखा था। यहाँ पर आपने अगर अपना abc.com लिखा है तो यहाँ abc.com आएगा, वहां आपने जो नाम दिया था वो माय डेमो था। ठीक है, तो इस तरह से एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल होती है। कोई सवाल नहीं आता तो पूछे। हाथ उठाए तो किसी ने तो पूछ लो भाई, क्योंकि मैंने अलाउ किया हुआ है। हेलो हाँ बोले। सर, वो जो आपने थर्ड वाला ऑप्शन बताया था, ऐड अ न्यू फॉरेस्ट, हम्म, उसमें जो पहले के दो हम्म, ऑप्शंस थे वो हम इमर्जर हम्म। के लिए यूज करेंगे? एक सेकंड, मैं उस पर आ जाता हूँ वापस। अच्छा देखिए भैया, इसमें ये ऑप्शन था यहाँ पर, देखिए इसमें पहला ऑप्शन है ऐड अ डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्ट, यानी जैसे पहली दफा तो ये ऑप्शन है ना, ऐड अ न्यू फॉरेस्ट, एक डोमेन कंट्रोलर बन गया लेट सपोज, तो तुम्हारा एनवायरनमेंट, डोमेन एनवायरनमेंट बन गया और उसमें एक मशीन है डोमेन कंट्रोलर। कल को तुम चाहते हो कि यार, क्योंकि अब एक मशीन पे तो रिलाई नहीं करोगे ना, तुमने कहा यार मुझे एक और डोमेन कंट्रोलर बनाना है ताकि कम से कम दो हों और वो आपस में रेप्लिकेट करें, क्योंकि एक अगर डाउन हो जाएगा तो दूसरे से तो सर्विसेज चलती रहेंगी। और आमतौर पे एक एनवायरनमेंट में दो भी क्या, बल्कि 3 से सर वॉइस चली गई आपकी।
आवाज आ रही है आप लोगों की? जी जी सर, आ सर रही आ है। रही है। अब आ गई वापस आवाज? ठीक है। पर फिर भी एक घंटा तो कंटिन्यू चल ही गया था हैरतंगेज तौर पे। चलो ये भी बहुत है। हाँ भाई, सवाल जो था तुम्हारा, मैं शेयर कर लूँ स्क्रीन, उसके बाद फिर मैं उसका जवाब देता हूँ। स्क्रीन मैंने शेयर तो की है, अभी 1 आध 2 मिनट लगते हैं, कुछ सेकंड्स। अच्छा, देखो भाई, अब ये जो मैंने आपको चीज़ बताई थी लेट्स सपोज कि आपका पहला डोमेन कंट्रोलर बन चुका है, अब आप दूसरा डोमेन कंट्रोलर ऐड करना चाह रहे हैं एग्जिस्टिंग में, और 1 2 3 जितने चाहे ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपका पहले से एक बना हुआ है और फिर उसी डोमेन में आप एक और डोमेन कंट्रोलर, याद रहे मैं क्या कह रहा हूँ, डोमेन कंट्रोलर ऐड करना चाह रहे हो, तो फिर पहला ऑप्शन चूज करोगे, क्योंकि काम तो वही होगा ना कि एक और मशीन, देखो एक एनवायरनमेंट में एक एक्टिव डायरेक्टरी का डोमेन कंट्रोलर तुमने बना दिया, abc.com तुम्हारा बन चुका। अब तुम एक और मशीन खरीद के ले आए, तुमने कहा मेरा एक और सर्वर है, उसको 2016 इंस्टॉल हुई भी है, मैं चाहता हूँ कि वो भी डोमेन कंट्रोलर बने, ताकि मेरे एनवायरनमेंट में 2 डोमेन कंट्रोलर चलें, वो एक दूसरे को बैकअप के तौर पे चलेंगे एक। तो जब मैं वो दूसरा डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल करने जाऊंगा तो उस पर भी मैं एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करूंगा, क्योंकि वो डोमेन कंट्रोलर ही बना रहा हूँ और वो सेकंड डोमेन कंट्रोलर है। याद रहे कि यहाँ पर एक्टिव डायरेक्टरी में कोई प्राइमरी सेकेंडरी का कॉन्सेप्ट नहीं होता। जब दूसरा डोमेन कंट्रोलर बन जाता है तो ये दोनों बराबर होते हैं और एक साथ चल रहे होते हैं और आपस में रेप्लिकेट कर रहे होते हैं चीजें। कभी यूजर अकाउंट एक में बनेगा तो वो रेप्लिकेट हो जाएगा दूसरे से, अगर दूसरे में बनेगा तो वो रेप्लिकेट हो जाएगा पहले से। यूजर अकाउंट्स किसी भी डोमेन कंट्रोलर पे बन सकते हैं, जिस पे भी आप लॉग इन हो उस पे डोमेन कंट्रोलर पे यूजर अकाउंट बनाए, वो खुद ब खुद रेप्लिकेट हो जाएगा दूसरे डोमेन कंट्रोलर के साथ। तो जब तुम दूसरा डोमेन कंट्रोलर ऐड कर रहे होगे, पहले देख लूं कि एकदम से खामोशी हो जाती है तो मुझे शक होता है कि पता नहीं गायब हो गया सब। अच्छा, तो जब आप दूसरा डोमेन कंट्रोलर ऐड कर रहे होंगे तो पहला ऑप्शन चूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि पहला ऑप्शन क्या कहता है, ऐड अ डोमेन कंट्रोलर, ठीक है, टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन। तो abc.com बना हुआ था, दूसरा डोमेन कंट्रोलर। अच्छा, दूसरा ऑप्शन क्या है कि ऐड अ न्यू डोमेन टू एन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट, यानी आपका abc.com बना हुआ था, अब आप चाइल्ड डोमेन बनाने जा रहे हैं, आप बनाने जा रहे हैं pk.abn ठीक है, या आपका एक abc.com बना हुआ है और आप xyz.com बनाने जा रहे हैं, या तो चाइल्ड डोमेन बना रहे हैं या उसी फॉरेस्ट में दूसरा डोमेन बनाने जा रहे हैं, यानी आपने अपनी एक और किसी और नाम से एक और कंपनी खोली है और अब आप उसका डोमेन बनाने जा रहे हैं। ये 2 अलग अलग डोमेन होंगे, 2 दरख्त अलग अलग बनेंगे, जो अभी मैंने आपको बताया चीज। तो उस वक्त फिर आप ये सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे, क्योंकि ये क्या कहता है, ऐड अ न्यू, अब आप एक नया डोमेन बना रहे हैं, किसमें, लेकिन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट। जबकि जब आप बिल्कुल पहली दफा डोमेन बना रहे होते हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना, जब आप पौधा लगाते हैं तो बेसिकली आप बुनियाद रख रहे होते हैं किस चीज की, उस फॉरेस्ट की। तो इसलिए इन्होंने बजाय इसके कि यहाँ ये कहते हैं कि ऐड अ न्यू डोमेन, उन्होंने कहा ऐड अ न्यू फॉरेस्ट, क्योंकि जब एक डोमेन बनेगा इसका मतलब फॉरेस्ट बनना शुरू हो चुका है। अब एक बनेगा, उसकी शाखें बनेंगी तो वो दरख्त बन जाएगा, फिर दूसरा डोमेन ऐड करोगे तो असल में फॉरेस्ट तो बनना शुरू हो चुका था जब तुमने पहला बनाया, इसीलिए इसको ऐड अ न्यू फॉरेस्ट कहा इन्होंने। क्लियर है या फिर अभी और कुछ सवाल है इसमें? ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम कोई सर। और किसी का? जी सर, सर शेयार बोल रहा हूँ। सर ये बताइएगा, बोलो भाई, इसके चाहिए। अंदर जो हम लोग जो लोकल होस्ट बनाते हैं डोमेन का, ये थोड़ा बताइएगा, मुझे समझ में नहीं आया कि हम लोकल ही क्यों डोमेन का बना रहे हैं। लोकल होस्ट मतलब मैं समझा नहीं, तुम्हारा सवाल क्या, लोकल क्यों बना रहे हैं, क्या मतलब लोकल क्या चीज सर बना रहे हैं इससे लोकल? पहले जो स्क्रीन थी ना, हाँ मैं सर, इस पे इसके आऊँ? अंदर अच्छा, आपने ये जी जी ये लिखा हुआ है ना, रूट डोमेन, रूट डोमेन नेम जो दिया हुआ है, डेमो माई डेमो डॉट लोकल। हाँ हाँ,
हाँ सर, ये अच्छा मुझे अच्छा थोड़ा अच्छा। समझाइएगा, ये क्लियर कीजिएगा नहीं सर। आप इसमें परेशान ना हो। देखो, ये डोमेन बना रहे हो ना तुम, ठीक है, ये तुम्हारा डोमेन बन गया है। ये होता क्या है, जब आपका डोमेन बन जाता है तो डोमेन आप अपना क्यों बनाते हैं, ताकि मतलब ये डोमेन बना के, जैसे तुमने बनाया abc.com, तो डोमेन बनाने का मतलब क्या, और मकसद क्या होता है भाई। डोमेन जब बनता है फिर वो रजिस्टर्ड भी होता है, फिर आप अपनी वेबसाइट भी बनाते हैं, फिर उस वेबसाइट को अपने डोमेन से लिंक करते हैं ताकि लोग आपके डोमेन में आए, आपकी आपकी सर्विसेज को अवेल भी करें। डोमेन आप बनाते हैं तो डोमेन को रजिस्टर भी करना पड़ता है ताकि बाहर वाले आपकी डोमेन को जान सकें। यानी आप Microsoft.com ने अगर अपना डोमेन बना दिया तो जब तक वो रजिस्टर नहीं करेंगे, बाहर वाले कैसे आएंगे उनकी वेबसाइट पे, या Microsoft.com पे कैसे आएंगे। होता ये है कि आप डोमेन डॉट लोकल इसलिए करते हैं ताकि ये अंदर वाली चीज जो है ना छुपी रहे बाहर वालों से। बाहर वाले को सिर्फ आपकी वेबसाइट का नाम पता होना चाहिए। वेबसाइट का नाम आपने रखा है abc.com, ताकि बाहर के जितने यूजर्स हैं वो सिर्फ abc.com पे आपको पहचानेंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता कि आपका जो लोकल है, यानी अंदर जो डोमेन चल रहा है, उसका नाम क्या है। लेकिन ये कुछ ज़रूरी नहीं है, आप चाहे तो जो आपने बाहर नाम रखा है वही आप अंदर रख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक ट्रेंड है लोगों का कि वो अपना सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए कि भाई अपने डोमेन, अपने जो इसको डायरेक्टली एक्सपोज़ ना करें बाहर, बल्कि इसको बीच में लिंक करते हैं फिर। यानी जो डोमेन रजिस्टर करते हैं बाहर, उसको फिर लिंक किया जाता है अपने लोकल से। इसको डायरेक्टली जो है ना वो रजिस्टर नहीं किया जाता। लेकिन अगर आप कर भी देंगे भाई तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, बल्कि बहुत से लोग ये भी करते हैं कि जो नाम है, जैसे अपने इकरा यूनिवर्सिटी का है ikra.edu.pk, यही इनकी वेबसाइट है। और अगर आप लॉग इन करते हैं तो ikra.edu.pk पे ही करते हैं, तो इनका लोकल और बाहर का सेम है, कोई फर्क नहीं है। तो करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें तो ना करें। बस ये एक्स्ट्रा वो है, बस एक्स्ट्रा लेयर आ गई, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी है कि भाई अपने अपने लोकल को एक्सपोज ना करो बाहर, तो बस और कोई वजह नहीं है। और किसी का ठीक है ये सर, चीज थैंक यू। क्लियर है या अभी भी नहीं है? ये जबरदस्ती नहीं नहीं थैंक सर, यू हो कर गया। रहे नहीं नहीं सर, हो गया। हैं। टू यूज सर इट हो गया, अगेंस्ट हो गया। आईपी एड्रेस इजियर टू रिमेंबर। अच्छा, किसी ने क्या पूछा, मोहम्मद शरीफ हुसैन साहब ने, टू यूज इट अगेंस्ट आईपी एड्रेस इजियर टू रिमेंबर। चलो ये भी कर लो, हाँ ये भी, ये बात भी सही है, लेकिन बात समझ में आई नहीं मुझे वैसे। यानी किसी और का कोई सवाल है तो पूछे भाई, कोई क्वेश्चन है अभी तक? अच्छा सर, चीज और पूछनी थी, शहजाद बोल रहा हूँ। सर ये जो थोड़ा क्लियर करिएगा, जैसे विंडोज का सर्वर में R2 होते हैं, डेटा सेंटर होते हैं, एसेंशियल होते हैं, ये क्या टर्मिनोलॉजी होती है, अलग अलग होते हैं सर वो? हाँ भाई, अलग होते हैं। विंडोज़ में मुख्तलिफ कैटेगरीज आती हैं, मुख्तलिफ, और फिर मुख्तलिफ कैटेगरीज जो होती हैं वो मुख्तलिफ फिर आपको सर्विसेज देती हैं। अगर आपका बहुत ही ह्यूज एनवायरनमेंट है और आपको ज़्यादा सर्विसेज चाहिए तो फिर आप माइक्रोसॉफ्ट का जो है वो डेटा सेंटर वर्जन देते हैं। एक एंटरप्राइज होता है, एक डेटा सेंटर होता है, इनमें मुख्तलिफ सर्विसेज का फ़र्क है। ज़ाहिर है ये तो फिर आपने अब उनको जाके पढ़ना होगा कि भाई अच्छा भाई डेटा सेंटर में ये कौन कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं, मुझे ज़बानी तो नहीं रटी हुई। लेकिन मुख्तलिफ सर्वर्स, मुख्तलिफ, जैसे अब आप, जैसे अभी मैंने बताया ना कि ये जो आप सर्वर खरीद के ले आए, ये वाला सर्वर खरीद के ले आए, सर्वर 2016, ये बिल्कुल आप जैसे आप, चलो भाई मैं एंटरप्राइज तो बिल्कुल बेसिक होता है, ठीक है। यानी क्योंकि एंटरप्राइज एनवायरनमेंट बनाने जा रहे हो तो एंटरप्राइज सर्वर ही खरीद के लाओगे आमतौर पे। तो उसमें बिल्ट इन एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस मौजूद है, बहुत सारी सर्विस थी जो मौजूद थी। डेटा सेंटर वाले में और ज़्यादा सर्विसेज होती हैं। अब वो क्या सर्विसेज ज़्यादा होती हैं मेरे अभी जहन में नहीं, यानी कि मैं कोई एग्जांपल दे सकूँ कि अभी फला में नहीं है और फला में है, आएगी तो मैं इंशाल्लाह जहन में वो भी बता दूंगा। लेकिन सिर्फ और ठीक सिर्फ है सर, सर्विसेज थैंक। का फ़र्क होता है। डेटा डेटा सेंटर जो सर्वर होता है वो ज़्यादा उसमें वो ज़्यादा सपोर्ट करता है मेरे ख्याल से, यूज़र्स को भी ज़्यादा, साइट्स को सपोर्ट करता है। यानी इसमें मल्टीपल साइट्स बनती हैं। अभी साइट्स का कॉन्सेप्ट मैंने नहीं दिया अभी आप लोगों को, तो वो ज़्यादा साइट्स को भी सपोर्ट करता है, उसमें रेप्लिकेशन भी ज़्यादा साइट्स की होती है। तो मतलब ये चंद चीज़ें हैं कि जो कि उसके डॉक्यूमेंटेशन में देखनी होती है कि भाई ये क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन ये सिर्फ इनमें फ़र्क सिर्फ सर्विसेज का है और कुछ नहीं है।
ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, अभी कल्पेश सर साहब क्या पूछ रहे हैं कि सर ये एसक्यूएल सर्वर भी बन जाएगा? नहीं भाई, एसक्यूएल सर्वर बन जाए, एसक्यूएल सर्वर अलग चीज़ है, बनाना चाहो तो बना लो, लेकिन वो अलग चीज़ है। एसक्यूएल सर्वर तो एक डेटाबेस है ना, सिंपल। अगर आपने उसको एज अ सर्वर यूज करना है तो फिर आपको सर्वर मशीन चाहिए होगी। कोई अच्छा भाई, 2016 में कोई लूप होल होता है जो 2016 में कोई लूप होल होता है कि जो ब्रूट फोर्स करना पड़ता है फॉर इंट्रूजन? पता नहीं, कोई एक होता हो तो मैं बताऊं भाई। ये तो डिपेंड करता है भाई, मुझे नहीं पता तुम किस लूप होल की बात कर रहे हो, लेकिन आमतौर पे लूप होल्स उसी वक्त ही होते हैं कि जब आपने अपडेट्स इंस्टॉल ना की हुई तरीके से। लेकिन वैसे मेरे ज़हन में कोई ऐसा लूप होल कि मैं कोई इसका मशहूर वो बताऊं कि भी इसमें कोई फला 2016 में कोई फला चीज़ थी, मेरे ज़हन में नहीं है। अगर तुम्हारे ज़हन में तो मुझे बता दो। वैसे भी यार विंडोज़ की चीज़ है भाई, इसमें तो लूप होल्स होते ही हैं। माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट्स में तो लूप होल्स होते ही हैं। और पीछे मेरे अच्छा सर, बच्चे की रोने की आवाज़ भी आ रही होगी तुम्हें ज़ोर ज़ोर से, है ना? सर एक चीज़ पूछने जाऊँगा, सर शरियार बोल रहा हूँ। हाँ बोलो भाई। सर ये शहरयार बताइएगा, तुमने क्या ज़्यादा पैसे दिए हैं क्या? टिकट तुमने नहीं महंगा नहीं वाला लिया सर, हुआ है क्या? अच्छा, नहीं नहीं सर, मैं बस आ रहे हैं, मैंने पूछो सोचा पूछो पूछ बच्चा लूँ पूछो, कम आपसे। से कम पूछ तो रहा, बाकी तो सब ऐसे ही बैठे हुए हैं। पूछे अच्छा भाई। सर ये बताइएगा, ये जो शेयर्ड वीएम का कॉन्सेप्ट होता है, ये हम जैसे अभी ये जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वीसीसी का, तो हम अपने लैपटॉप्स में कर अच्छा, तो सकते आप हैं जब भी शेयर्ड तो वीएम पूछ रहे में? हो तो अपने प्रोजेक्ट पे आ गए हो, हाँ? अपने प्रोजेक्ट पे आ गए जी हो। जी अच्छा, सर, प्रोजेक्ट की तो चीज़ें सर ये अलग से थोड़ा, पूछो यार। तो सर ये पूछो पूछो शेयर्ड वीएम भाई। का मुझे पूछना था कि हम डिफरेंट मशीन्स में कर सकते हैं शेयर्ड वीएम, जैसे मैं अपने पास विंडोज सर्वर चला लूँ, दोस्त के पास EXI सर्वर चला लूँ, ऐसे हो सकता है? मैं समझा नहीं कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, मतलब तुम किस सर मैं ये प्रोजेक्ट कहना चाह रहा था, तुम किस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हो? सर ये वीसीसी का जो अभी बना रहे हैं ना, आपने जो दिया है कि जो चल रहा हाँ है, हाँ हाँ हाँ। तो मैंने आपसे तो कहा सर कि इसमें, नहीं, आप कैसे करोगे फिर, मतलब कैसे बनाओगे? सर वही मतलब तो पूछने वो जा रहा आपस था में कि, कम्युनिकेट। तो सर ये शेयर्ड वीएम का जो दे रहा होता है VMware, ये फीचर सर थोड़ा सा बताएंगे ये किस लिए होता है? नहीं, मतलब शेयर्ड वीएम अलग चीज़ है, लेकिन इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि जो तुम मतलब वर्क स्टेशन में ये काम नहीं हो पाएगा। यानी तुमको अच्छा अपने तुम वर्क स्टेशन के अंदर जो है ना ये ESX सर्वर भी इंस्टॉल कर रहे हो, फिर उसके नहीं, ये वो शेयर्ड वीएम का ये कॉन्सेप्ट नहीं है भाई। तुम ये सर, ये ठीक, जो तुम पूछ रहे हो ना वो नहीं हो पाएगा। तो मैं समझ ठीक है रहा हूँ सर, कि तुम क्या कह रहे हो, लेकिन वो नहीं हो पाएगा भाई। ठीक है, ठीक ये है सर, तुम ये कह रहे हो कि मैं एक चीज अपने लैपटॉप पे कर लूँ, दूसरी दूसरे पे कर लूँ और फिर मैं VMs को शेयर कर लूँ, वो चीज़ नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। चलिए, मैं कोई और सवाल है तो पूछे, नहीं तो फिर इसके ऊपर हम यहीं पर रखेंगे। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में फिर इंशाल्लाह इसको GPU पढ़ेंगे, DNS DHCP पढ़ना है हमने। और GPU बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स, किस तरह से आप यूजर्स पे ग्रुप पॉलिसीज लगाते हैं, पासवर्ड पॉलिसीज कैसे लगाते हैं। आप अक्सर देखते हैं कि भाई आप पासवर्ड को अपना यूजर नेम के बाद पासवर्ड बनाते हैं, और उसके बाद वो कहता है कि नहीं भी पासवर्ड 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, उसमें ये वाले सिंबल्स भी होने चाहिए, उसमें एक कैपिटल लेटर होना चाहिए। तो ये किस तरह से होता है? ये आप सब एक्टिव डायरेक्टरी में ही तो करते हो ना ये काम, आप अपनी मर्जी से ये पॉलिसी सेट करते हो और फिर उनको इम्प्लीमेंट करते हो, या फिर आप यूजर को 3 अटेम्प्ट देते हो कि भाई 3 रॉन्ग पासवर्ड्स की अटेम्प्ट आपने की, और उसके बाद आपका अकाउंट लॉक हो जाएगा। आप ये अटेम्प्ट 10 भी कर सकते हो, 15 भी कर सकते हो, अनलिमिटेड भी कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो ग्रुप पॉलिसीज की मदद से, यानी आप एक ग्रुप पॉलिसी बनाते हैं और पूरे ग्रुप पे या OU पे अप्लाई कर देते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, और ग्रुप पॉलिसी जो है ना सैकड़ों किस्म की, बल्कि हज़ारों किस्म की है। तो ये समझ लें कि अगर आप एक्टिव डायरेक्टरी के एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो
उसी वक्त आप अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर होंगे कि जब आपको ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स जीपीओ पे कमांड होगी, क्योंकि बाकी काम तो क्या है, बाकी काम यूजर्स बनाना, ये तो डेस्कटॉप सपोर्ट भी कर देती है। यूजर्स को क्रिएट करना, यूजर डिलीट करना, यूजर की साइट क्रिएट करना, ये कोई ऐसी चीज है, डोमेन कंट्रोलर बनाना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। असल है कि बनाने के बाद उसको रन करना, जीपीओ अप्लाई करना, ये सारे काम असल होती है। फिर इसके हमने फ्लेक्सिबल मास्टर रोल्स भी पढ़ने हैं, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अभी अगर कोई सवाल है तो पूछें, नहीं तो फिर हम ये फिर उसको ख़त्म करेंगे, क्योंकि आज मेरा ख्याल है पता नहीं मेरे लैपटॉप में गड़बड़ थी, मैंने रीस्टार्ट करने के बाद जब दोबारा इसको कनेक्ट किया तो ये अब चला है फिर पूरा। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है? सर असाइनमेंट हाँ बोलो। सर असाइनमेंट 3 से रिलेटेड एक चीज पूछनी थी। बोले भाई, पूछें। ये सर आपने, हाँ ये इस पर जो नंबर 2 पॉइंट लिखा हुआ है कि डाउनलोड एंड इंस्टॉल VMware vCenter सर्वर ऑन विंडोज 10 मशीन, तो वो 10 विंडोज पे तो हो ही नहीं रहा था, तो वो मुझे ये पूछना था वो सर्वर पे इंस्टॉल होगा? जी हाँ, सर्वर पे होगा। क्या चीज़? ठीक ठीक है सर। क्या चीज़ सर्वर पे होगी? वी सेंटर सर्वर की vCenter बात कर सर्वर, रहे हो ना? जी vCenter सर्वर की बात कर रहा हूँ। वी सेंटर सर्वर आपकी सर्वर मशीन पे इंस्टॉल होगा, विंडोज 10 पे नहीं होगा। वो मैंने सर क्या वो लिखा है विंडोज 10 उस पे? हाँ जी आपने वो लिखा हुआ था इसलिए मैं पूछ रहा था। नहीं नहीं, सर्वर, वी सेंटर सर्वर आप सर्वर पे इंस्टॉल करेंगे, विंडोज 10 की ठीक है मशीन पे होगा भी नहीं शायद, ठीक है, हाँ नहीं होगा वो वो। तभी एरर आ रहा था डोमेन कंट्रोलर ठीक का, है भाई। इसलिए मैं। सर ये असाइनमेंट हाँ पूरा वो नहीं होगा उस पे। सैयद हरम सज्जा, डीएचसीपी पे आईपी एड्रेस क्यों नहीं रखते लोकल? भाई मेरा, मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आया सवाल तुम्हारा क्या है। मतलब डीएचसीपी पे आईपी एड्रेस क्यों नहीं रखते लोकल, क्या क्वेश्चन नहीं समझ में आया। डीएचसीपी है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ये आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड करता है ये सर्वर। इस पे हर किस्म के आईपी एड्रेसेस होते हैं, अब वो चाहे उसी उसी सबनेट के हों, इवन अलग सबनेट्स के भी हो सकते हैं और नेटवर्क के भी हो सकते हैं। लेकिन ये सवाल मुझे आपका क्लियर नहीं है कि बेटा आप क्या पूछना चाह रहे हो। विंडोज 10 में VMware इंस्टॉल करना है, देन VMware, अच्छा ठीक है भाई, फिर आज यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में सर ये इसको 2 और 3 असाइनमेंट का कंटिन्यू बता दें, करेंगे। ग्रुप मीटर सबमिट करेगा या सारा इंडिविजुअल सबमिट करेंगे? भाई असाइनमेंट आपने हो, ये भी मैंने सबमिट करने को कहा ही नहीं है फिलहाल तो, ठीक है। ठीक है तो जब अभी तो आप बना रहे हैं ना, अभी तो आपको एक और भी मिलेगा जो मास्टर्स वाले हैं, तो अभी मैंने सबमिट का तो बोला ही नहीं है। ठीक है जब मैं सबमिट का बोल रहूंगा तो उस टाइम पे मैंने ये जिक्र जरूर किया था कि आपको सबमिट करते वक्त कोई रेफरेंस चाहिए होगा ना, कि आप असाइनमेंट 2 के साथ कर दें, 3 के साथ, तो किसी एक आप 2 के साथ करेंगे, ठीक है। यानी जो आप प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बनाएंगे और उसमें स्क्रीनशॉट्स लगाएंगे और थोड़ी रिपोर्ट टाइप जो भी बनेगी उसमें आप अपने स्क्रीनशॉट्स लगाएंगे, सही है और वो एक रिपोर्ट जो भी 5-10 पेज की, 6-8 पेज की जो भी बनेगी, वो हर शख्स बनाएगा तो ग्रुप में, ठीक है बनाएगा तो वो प्रोजेक्ट ग्रुप में, लेकिन इंडिविजुअल हर शख्स जमा कराएगा और असाइनमेंट 2 के साथ जमा कराएगा, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। यानी मतलब उसकी जो सॉफ्ट कॉपी होगी वो हर शख्स अपने लॉगिन से, अब वो बेशक ग्रुप में अगर 4 लोग हैं या 5 लोग हैं तो वो 5 लोग एक जैसी रिपोर्ट कराएंगे जमा, लेकिन वो अपनी आईडी से हर कोई अलग अलग कराएगा, ठीक है। वैसे तो मुझे पता है कि यहाँ 200 लोग हैं, तो 200 में से 50-50 की 4 रिपोर्टें ही मिलेंगी मुझे एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि 50 ने एक जैसी रिपोर्ट जमा कराई हुई होगी, 50 ने एक जैसी जमा कराई हुई होगी। वो भी मैं देखूंगा कि किसने क्या क्या किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम ठीक है ऑडिबल? भाई, लेकिन कौन है भाई? सैयद आसिम। हाँ बोलो बोलो बच्चा। सर वो आप कह रहे थे कि वो असाइनमेंट बना के रख लेना अपने पास, वो डेडलाइन जो होगी वो पेपर से पहले की है, तो वो मैंने बना के रखा था। असाइनमेंट 1 शायद खत्म हो गई डेडलाइन उसकी, वो शो। अच्छा, वो असाइनमेंट 1 की डेडलाइन देख लेंगे हम उसको यार, अभी असाइनमेंट 2 जो प्रोजेक्ट है उसकी बात करो। ठीक है सर। असाइनमेंट 1 की डेडलाइन मैं देख लूंगा उसको, ओके सर, थैंक यू। ठीक है। चलो ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच। इससे पहले कि मजीद कोई सवाल पूछे, ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़। तो ओके भाई, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।